हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीओ सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप एसएससी सेंट्रल लेवल एसएससी का आप तैयारी कर रहे हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो ये जो सीरीज चलाया जा रहा है एसएससी जीएस पीवाईक्यू, जो पिछले साल 2025 में जो है दोस्तों पूछा गया जो है एसएससी जेडी हो या सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस में जितने भी जीएस का क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा गया था, वो सारे क्वेश्चन को दोस्तों मैं कराऊंगा, है ना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और लगभग 10-20 वीडियो में जो पूरा 2025 का जितना भी जीएस का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम लोग देखेंगे। तो बिना टाइम को जो है वेस्ट किए हुए दोस्तों पहला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें, है ना। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो है टेलीग्राम चैनल भी है, उस पे भी आप लोग जुड़िए, है ना। वहाँ पे इसका पीडीएफ भी मिलेगा, है ना। और हमारा व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़िए, ताकि जो है हम जब भी वीडियो डालें तो आप हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित में से अच्छे से जवाब बताइएगा, है ना। कोई जल्दीबाजी नहीं, अच्छे से पढ़िएगा और उसका जो है जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, है ना। कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम है। बताइएगा कि जो प्रागैतिहासिक काल का जो है काल कौन सा जो है दोस्तों वो सही है। बताइएगा फटाफट से आंसर। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, पहले मध्यपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके बाद है धातु युग। बी में दोस्तों पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और धातु युग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले आता है पूरा पाषाण काल, उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल, उसके बाद आता है दोस्तों नवपाषाण काल, उसके बाद आता है दोस्तों धातु युग आता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना। प्रागैतिहासिक काल को जो है दोस्तों 4 कालखंडों में मुख्यतः बाँटा जाता है। पहले को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद आता है नव पाषाण काल, उसके बाद आता है दोस्तों धातु युग, है ना। नेक्स्ट इसका थोड़ा-सा व्याख्या देख लेते हैं। इसमें कार्य व्याख्या में दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का जो है मानक समय पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उसके बाद जो है दोस्तों धातु युग युग आता है। यह क्रम मानव औजारों और जो तकनीकी प्रगति पर जो है दोस्तों क्या है ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार के लिए आमतौर पर किस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करते थे। बताइए, मध्यकाल में जो दोस्तों शिकार करने का जो साधन था, औजार था, वो कौन सा हथियार का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए में है तलवार, बी में है दोस्तों कांटेदार भाले, सी में दोस्तों टोपे और डी में दोस्तों कैटापोल्टस। तो बताइएगा फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा दोस्तों कि मध्य पाषाण काल को जो दोस्तों माइक्रोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ क्या होते हैं? क्योंकि इस समय जो है दोस्तों हड्डियों के जो है दोस्तों औजार बनाया जाता था, और माइक्रोलिथ इसलिए कहते हैं मध्यपाषाण काल को, क्योंकि इस समय जो है दोस्तों जो औजार था वो छोटे हो चुके थे, है ना। तो बताइए मध्यकालीन में जो है किस तरह का औजार होता था। क्या उस समय तलवार था दोस्तों? नहीं था। उस समय जो है दोस्तों कांटेदार जो है भाले का प्रयोग किया करते थे, है ना। मध्यपाषाण काल में, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेजर को अच्छा से कर लेता हूँ, है ना। 1 मिनट। कह रहा है मध्यपाषाण काल में जो है, मध्यपाषाण काल में मानव ने जो माइक्रोलिथ जैसे जो है सूक्ष्म पत्थरों के औजार विकसित किए, जिन्होंने लकड़ी के साथ-साथ हाथ जो हत्थों में जड़कर जो है कांटेदार भाले और जो है तीर कमान बनाए जाते थे, है ना। मध्यकाषाण पाषाण काल में दोस्तों तीर कमान बनाना शुरू कर दिया था, है ना, ताकि हाथ से वो चला सके, और कांटेदार जो है भाले का भी प्रयोग करना सीख गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 1 मिनट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय उपमहाद्वीप की जो है प्राचीनतम जो है ज्ञात सभ्यता मानी जाती है। बताइए मानव सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन-सी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए में बताइए क्या सबसे पहले गुप्त काल आया था दोस्तों, उसके बाद है बी में मौर्य सभ्यता, सी में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, डी में दोस्तों वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है, कौन-सी सभ्यता दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता को जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता को जो है दोस्तों 2300 ईसा पूर्व से, कितने 2300 ईसा पूर्व से जो है दोस्तों लेकर जो है लगभग 1750 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड माना जाता है ना। कह रहा है दोस्तों कि मध्य पाषाण काल में जो है कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप की जो है सबसे प्राचीनतम ज्ञात शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, जो 2500 ईसा पूर्व से 1900, क्योंकि ये एवरेज दिया गया है ना।
बीच मानी जाती है। इसकी खोज जो अगर पूछे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो ये क्वेश्चन बार-बार आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज करने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, दयाराम साहनी को जाता है। कौन थे इसकी खोजकर्ता? दयाराम साहनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा आपको लग रहा हो कभी 1 नंबर है, को कभी 2 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों जिस टॉपिक से एसएससी जो है दोस्तों, जिस टॉपिक से जितने प्रश्न पूछे हैं, सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज़ मैंने लाया है ना, इसलिए 1-2 जो काउंटिंग है गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है। जैसे वैदिक सभ्यता से मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से 5 क्वेश्चन है, तो इस तरीके से, है ना? कह रहा क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर, कह रहा प्राचीन यूनानियों ने जो है इंडस नदी के आस-पास के क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया? बताइएगा फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी को, बी में दोस्तों इंडोई या फिर इंडेके को, सी में दोस्तों हिंद को, डी है दोस्तों भारत को। तो बताइए दोस्तों फटाफट से, प्राचीन यूनानियों ने जो है इंडस नदी के आस-पास के क्षेत्र को क्या कहा है दोस्तों उन्होंने? उन्होंने इसको जो है दोस्तों क्या कहा है? बताइएगा फटाफट से इसका आंसर। तो जो यूनानी थे दोस्तों, वो भारत के लिए जो इंडोई या फिर जो इंडिके नामक जो है शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? तो जो है यूनानी लोग होते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्याख्या है कि प्राचीन यूनानियों ने जो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र को दोस्तों इंडोई कहा कहा था, है ना? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक जो है ना? मेगास्थनी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों इंडिका, उसमें भी जो दोस्तों उस भारत के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंडस नामक शब्द का प्रयोग किया भारत के लिए, है ना? याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दैमाबाद एक जो हड़प्पा स्थल है, तो ये किस राज्य में स्थित है? बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो दैमाबाद है किस राज्य के अंदर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों हरियाणा, बी में दोस्तों पंजाब, सी में दोस्तों गुजरात, डी में दोस्तों महाराष्ट्र। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, दक्षिणतम शहर है वो है दोस्तों दैमाबाद। तो बताइए किस राज्य में स्थित है? तो जो दैमाबाद है दोस्तों, ये जो दैमाबाद है दोस्तों, ये जो है महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है ना? क्या दैमाबाद महाराष्ट्र के जो है अहमदाबाद, है ना? अहमदनगर जिले में, कौन सा जिला है दोस्तों? अहमदनगर जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का नगर राखीगढ़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइएगा दोस्तों, राखीगढ़ी जो नामक स्थान है वो किस राज्य में स्थित है ना? इस तरीके से दोस्तों आजकल एसएससी पूछा कि कौन सा जो शहर है वर्तमान में किस शहर में, है ना? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? ए में है पंजाब, बी में दोस्तों गुजरात, सी में दोस्तों उत्तर प्रदेश, डी में दोस्तों हरियाणा। तो जो राखीगढ़ी है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है राखीगढ़ी जो है दोस्तों, राखीगढ़ी हरियाणा के जो हिसार जिले में, जो राखीगढ़ी जो दोस्तों हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय जो है स्थल में सबसे बड़ा कौन-सा है दोस्तों? तो है ये राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, का निम्नलिखित में से कौन-सा नाम जो इंडस सरस्वती भारत के लिए जो उपयोग नहीं किया जाता जाता है? बताइए ऑप्शन नंबर ए तो मतलब ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि इंडस और सरस्वती जो सभ्यता है, वो किस सभ्यता को कहा जाता है ना? और किस सभ्यता को नहीं कहा जाता। तो इंडस और सरस्वती सभ्यता जो किस सभ्यता का मतलब नाम है, उपनाम है। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का उपनाम है, बी में दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता का उपनाम है, सी में दोस्तों सिंधु सरस्वती सभ्यता और डी में दोस्तों सिंधु सभ्यता। तो दोस्तों जो इंडस और सरस्वती जो सभ्यता है दोस्तों, वो जो है किसका नहीं उपनाम है? तो दोस्तों ये मेसोपोटामिया सभ्यता का उपनाम क्या है दोस्तों? ये नहीं है। क्योंकि जो इंडस और सरस्वती नदी है दोस्तों, कहीं न कहीं जो है दोस्तों, कहीं न कहीं क्या ये वास्तव में जो है दोस्तों, ये जो है सरस्वती नदी जो है और इंडस नदी ये भारत में बहती है और इसके पास में जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है विकसित हुआ था, है ना? तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जो इसका नाम उपनाम नहीं है। जो है मेसोपोटामिया जो सभ्यता है दोस्तों, जो इराक की सभ्यता है, जो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे बसा हुआ था, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है दोस्तों, इराक में कहाँ है? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में जो है दजला और फरात नदियाँ, इसी को कहते हैं, दूसरा नाम है नदी का। दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी, जो एक अलग जो है इसी के समकालीन थी, है ना? इसी के
समकालीन थी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1920-22 में जो हड़प्पा स्थल हड़प्पा की खोज किस नदी के तट पर हुई थी? बताइएगा फटाफट से दोस्तों कि जो हड़प्पा स्थल जो मिला है हड़प्पा सभ्यता का वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों रावी, बी में दोस्तों गंगा, सी में दोस्तों लूनी नदी, डी में दोस्तों यमुना नदी। आपको पता होना चाहिए दोस्तों हड़प्पा जो है रावी नदी के पास में स्थित है ना? हड़प्पा स्थल की खोज जो 1921 में कब 1921 में जो है दोस्तों दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के तट पर की गई थी। करैया जो खोज जो पहला क्योंकि यह खोजा गया जो है पहला स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसलिए दोस्तों सिंधु सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि जो है हड़प्पा शहर का पहले खोज हुआ था। है ना? और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों नगर नियोजन से संबंधित है अगला टॉपिक। तो इसका अच्छे से पढ़िएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कहा सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है समृद्ध हुई थी? बताइएगा। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों कौन सी प्रथा जो है सबसे सुदृढ़ थी अच्छी तरीके से? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली, बी में दोस्तों मुद्रा मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था क्या थी उस समय, बी में दोस्तों सामंती अर्थव्यवस्था थी, डी में दोस्तों औद्योगिक अर्थव्यवस्था था। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे जब सिंधु घाटी सभ्यता को तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी दोस्तों उस समय मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी दोस्तों, वो सामंती व्यवस्था पर आधारित नहीं थी दोस्तों और ना तो औद्योगिक जो है अर्थव्यवस्था थी। उस समय जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। उस समय जो है दोस्तों वस्तु के बदले वस्तु का लेन-देन करके जो है दोस्तों अपना जीवन जो है जिया करते थे, है ना? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो है व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था क्योंकि जो है खुदाई में जो धातु के साथ सिक्के नहीं मिले है ना इसी से प्रमाणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर उस समय जो है दोस्तों धातु वगैरह मुद्रा का प्रयोग होता तो आज सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में दोस्तों हमें जो है मनका की जगह जो आलतू फालतू चीज मिल रहे हैं हड्डी वगैरह मिल रहे उस समय जो है दोस्तों क्या मिलता अगर उस समय धातु का प्रयोग मुद्रा का होता तो आज हमें खुदाई पे जो है दोस्तों धातु का मुद्रा प्राप्त होता है ना। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि उस समय जो है मुद्रा का प्रयोग ज़्यादा नहीं हुआ करता था। उस समय जो वस्तु विनिमय प्रणाली का साक्ष्य ज़्यादा मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कहा निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता जो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है? बताइएगा फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है क्या सिंधु घाटी सभ्यता जो है नियोजित शहरी केंद्र था? बी में है दोस्तों कृषि के लिए जो है लोहे के औजार का प्रयोग बताइए क्या किया जाता था? कृषि के लिए लोहे का प्रयोग बताइए क्या हुआ था उस समय? सी में दोस्तों उन्नत जो है जल निकासी प्रणाली थी क्या उस समय? नेक्स्ट है दोस्तों विशाल स्नानागार था। आप पढ़े होंगे दोस्तों कि जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों वहाँ पे एक विशाल जो है स्नानागार मिला है जो एक अनोखी विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता का। अच्छा आप सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़े होंगे तो उसमें जो है ज़िक्र आता है कि जो वहाँ की जो जल निकासी की जो व्यवस्था थी जो उन्नत तरीके से थी, है ना? और नियोजित शहरीकरण केंद्र था। उसमें 2 शहर हुआ करते थे, एक तरफ जो है ऊँचे मतलब शहर होता था, एक निचली शहर हुआ करता था और जितने भी शहर होते थे दोस्तों ज़्यादातर वो क्या होते थे किलाबंदी हुआ करते थे और नियोजित तरीके से जो है बसाया गया था, है ना? तो लेकिन दोस्तों आप जब पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता पे तो कृषि के लिए जो लोहे का जो औजार का प्रयोग नहीं होता था क्योंकि आप पढ़े होंगे जब इतिहास को कि उस समय जो है दोस्तों लोहे का खोज नहीं हुआ था। लोहे का जो खोज होता है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में होता है ना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्योंकि पूछा था कौन सी विशेषता नहीं है, तो उस समय जो है दोस्तों लोहे की खोज नहीं हुई थी, है ना? का हड़प्पा एक जो कांस्ययुगीन सभ्यता अगर कुछ क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा में जो है दोस्तों किस तरह का सभ्यता थी तो किस धातु की सभ्यता थी दोस्तों कांस्य कांस्य की जो बहुत ज्यादा प्रचलन थी अर्थात कांस्ययुगीन सभ्यता थे। उन्हें जो है लोहे का ज्ञान नहीं था और लोहे का उपयोग जो है 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था, है ना? लगभग एक 1000 ईसा पूर्व उस समय जो है दोस्तों उत्तर वैदिक काल आ चुका था। अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों करा हड़प्पा निकासी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? बताइए। हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी की जो व्यवस्था थी जो दोस्तों वो किस तरह की थी? पहला नंबर एक कथन में दोस्तों यहाँ केवल शाही उपयोग के लिए था। क्या दोस्तों जो जल निकासी की जो अच्छी व्यवस्था थी, क्या वो केवल बड़े लोगों के लिए ही था? बी नंबर में दोस्तों दूसरा कथन है दोस्तों कि यह जो है अत्यधिक जो है उन्नत और सुनियोजित थी। हाँ दोस्तों, उस सिंधु घाटी सभ्यता में जो था दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो दोस्तों जल निकासी की जो व्यवस्था थी बिल्कुल क्या थी सुदृढ़ थी। तो इसका राइट आंसर मतलब कथन ए जो है दोस्तों वो
क्या है, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मतलब कथन 2 सही है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना? कह रहा है कि जल निकासी प्रणाली जो है पूरे शहर के लिए थी, है ना? किसी एक लोगों के लिए नहीं थी, है ना? नालियाँ सीधी रेखा पे थी और एक दूसरे को दोस्तों समकोण पर काटती थी, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें भी थी जो दोस्तों, वो भी जो है समकोण पर काटती थी, है ना? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर हड़प्पा वासी द्वारा जो है मोती बनाने के लिए जो प्रयुक्त किया जाने वाला पत्थर कार्नोलियन कौन सा है दोस्तों? कार्नोलियन जो है अधिकतर कहाँ से पाया जाता था? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों असम से, बी में दोस्तों गुजरात से, सी में पंजाब से, डी है दोस्तों बिहार से। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो पत्थर जो था कार्नोलियन का जो है अधिकतर ज्यादातर जो वो लोग उनको जो मिलता था वो गुजरात के आसपास वाले क्षेत्र में मिलता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, है ना? कह रहा है कि हड़प्पा वासी जो है मोती बनाने के लिए जो है कार्नोलियन पत्थर मुख्य रूप से गुजरात के पास में कहाँ भारूच और जो है लोथल से प्राप्त किया जाता था, है ना? भारूच और लोथल से प्राप्त हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अब मैं तो बता दिया इसका आंसर, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काला हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? मतलब कौन जो है सत्य नहीं है ना? तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों वे पशुपति देवता की पूजा करते थे। सही बात है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है दोस्तों वो पशुपति का पूजा करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो से इसका साक्ष्य मिला, है ना? फिर बी में दोस्तों महिलाएं जो सोने चांदी की आभूषण पहनती थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो महिलाएं जो है हड्डी वगैरह इस तरीके का कंकाल का जो है आभूषण ज्यादातर पहना करती थी, क्योंकि उस समय जो है ज्यादा धातु का प्रयोग जो आभूषण के लिए नहीं किया जाता था। सी में दोस्त नहीं किया जाता था, शायद सोना चांदी भी था, ये भी हो सकता है ऑप्शन। बी में अच्छा ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, सी में दोस्तों सती प्रथा के स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं। डी में दोस्तों गेहूं और जो उगाई जाने वाली मुख्य फसलें थी। हाँ ये भी बात सही है दोस्तों, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं और जो है उगाई जाती थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो दोस्तों एकदम जो सुव्यवस्थित जो उसका साक्ष्य जो है सती प्रथा का नहीं मिला, है ना? उस समय जो सोना चांदी वगैरह तो था ही, मतलब उस समय बनाया जाता था, ज्यादा प्रचलन में नहीं था, लेकिन फिर भी सोने चांदी का आभूषण महिलाएं पहनती थी। लेकिन सती प्रथा का जो है दोस्तों कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सती प्रथा जो है उस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। पूछा था कि कौन सत्य नहीं है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्पष्ट प्रमाण मौजूद नहीं है ना? बस अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह जो है युगल समाधान मिला है ना? कर हड़प्पा में जो सती प्रथा के जो है कोई जो है स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले, मैंने इसका कारण बता दिया, है ना? 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली उल्लेखनीय थी, क्योंकि प्रत्येक घर निम्नलिखित से किससे जुड़ा हुआ था? बताइएगा। अभी मैंने बताया था मोहनजोदड़ो जो शहर थी, है ना? हड़प्पा कालीन जो शहर है ज्यादातर मोहनजोदड़ो जिसमें फेमस शहर है, वहाँ की जो सड़कें होती थी दोस्तों एक दूसरे को संपूर्ण वगैरह पे काटती थी, और जो है जल निकासी प्रणाली अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित थी। बताइए उसका क्या कारण था, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों एक भूमिगत पानी की टंकी हुआ करती थी। बी में दोस्तों समर्थन के लिए एक केंद्रीय स्तंभ था। सी में दोस्तों एक ढकी हुई सड़क नाली। डी में दोस्तों छत पर जो जलाशय हुआ करता है। अच्छा बताइए जल पर जलाशय होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एक भूमिगत पानी की टंकी या समर्थन के लिए एक केंद्रीय स्तंभ, और एक है एक ढकी हुई सड़क नाली। बताइएगा फटाफट से इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना? क्योंकि मोहनजोदड़ो की जो जल निकासी की व्यवस्था का सुदृढ़ निकासी व्यवस्था थी, इसका मेन कारण था दोस्तों एक ढकी हुई सड़क नाली थी, है ना? और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आज भी हमारे घर के आसपास देखिएगा कि जो सड़क के किनारे क्या बनी होती है, नालियां बनी होती है, और नाली का पानी जो है घर का जो पानी होता है नाली में जाता है, जिससे जो सड़क भी गंदा नहीं होता और अच्छी तरीके से एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी उस समय भी नालियाँ। तो सोच सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कितना ज़्यादा नगरीकरण था, कितना अच्छी तरीके से बसाया गया था मोहनजोदड़ो को। तो सबसे अच्छा इसका राइट आंसर यही होगा दोस्तों, एक ढकी हुई सड़क नाली थी। यही है दोस्तों जल निकासी प्रणाली का जो उल्लेखनीय विशेषता है ना?
तो दोस्तों कह रहा प्रत्येक घर की जो छोटी नालियां सड़क की खुली हुई मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी, ढकी हुई, हाँ ढकी हुई नाली से। आज भी देखते होंगे कि हमारे जो गली का जो होता है छोटा नाली होता है, और जो छोटा नाली होता है दोस्तों वो बड़े नाली में जाकर मिलता है ना, जिससे गंदा पानी जो बाहर निकलता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पढ़िए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, कर हड़प्पा की जो मोरे जो स्टीटाइट से बनी होती थी। स्टीटाइट का हिंदी दोस्तों सेलखड़िया जिसको बोलते हैं, सेलखड़िया से क्या बनी होती थी। बी में दोस्तों, इन मोहरों पर जानवरों की आकृतियां की लिपि अंकित होती है। हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि उस समय की जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हुआ करती थी वो सेलखड़िया की बनी होती थी, अर्थात स्टीटाइट की बनी होती थी। और उस समय जो मोहरे पर जो है दोस्तों जानवरों की आकृति बनी होती थी, और कुछ कुछ उस पे जो है कोई लिपि में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रचलित लिपि होंगी उस लिपि में कुछ कुछ लिखा हुआ रहता था। तो ये दोनों कथन क्या है दोस्तों, राइट है। तो अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना। कह रहा मुहरे जो है नरम पत्थर जो है स्टीटाइट जिसको बोलते हैं सिलखड़िया की बनी होती थी। इन पर जो है बैल, इस पर जो है दोस्तों बैल, गेंडा, हाथी जैसे जानवरों के चित्र और अपठित लिपि अंकित थी, है ना दोस्तों। कर सिंधु घाटी के लोग जो निर्माण सामग्री के रूप में जो मानकीकृत का प्रयोग करते थे, बताइए। ऑप्शन नंबर ए पकाई गई ईंटों का, बी में चट्टानों का, सी में दोस्तों फ्लाई एश का, डी में दोस्तों काली मिट्टी का। बताइएगा दोस्तों, निर्माण सामग्री के रूप में किसकी जो है प्रयोग क्या करते थे, अर्थात मतलब जो निर्माण कार्य के लिए, मतलब घर वगैरह बनाने के लिए दोस्तों किस तरह का जो है ईंट का प्रयोग करते थे। क्या वो लोग पत्थर का प्रयोग करते थे? नहीं दोस्तों, उस समय भी दोस्तों पकाई हुई ईंट, क्या दोस्तों पकाई हुई, जिस तरीके से आज भी जो हमारे आसपास में जो घर बनता है दोस्तों पकाई गई ईंटों से बनाया जाता है, उसी तरह सोचिए उन्नत व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और उस समय की जो घर बनाई जाती थी वो पक्की ईंटों की बनी होती थी, है ना। हड़प्पा में जो पकाई गई जो ईंटों का जो अनुपात होता है दोस्तों, सोचिए उस समय जो हड़प्पा की जो पकाई गई जो ईंट का जो अनुपात होता है 4:2 अनुपात जो है दोस्तों 1 के अनुपात, मतलब सोचिए किस अनुपात में, कितना मस्त अनुपात है ना। यह पूरी तरह एक समान होती थी, जो उनकी जो उन्नत इंजीनियरिंग का प्रयोग होता था। सोच सकते हैं कि आज से इतनी पुरानी जो सभ्यता है दोस्तों इतनी ज्यादा विकसित थी, आप सोच नहीं सकते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में किस प्रकार का जो ग्रिड पैटर्न जो नगर शाखा पाया जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में परिपत्र, बी में दोस्तों आयताकार, सी में दोस्तों षष्ठकोणीय, डी में दोस्तों त्रिकोणीय। बताइएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था का जो पैटर्न था, मतलब जो शहर हुआ करता था किस आकृति में हुआ करता था। तो उस समय का जो शहर जो था दोस्तों वो आयताकार जो है आकार में था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। कह रहा है जो शहरों का जो है लेआउट आयताकार होता था, जिसमें जो है सड़कें एक दूसरे को क्या काटती थी दोस्तों, समकोण। अगर इस तरीके से शहर रहेगा तभी तो एक दूसरे को दोस्तों समकोण पर काटेंगे आपस में, है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के शहर जो आमतौर पर किससे घिरा हुआ होता था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में लकड़ी के बाढ़ से क्या शहर घिरा होता था उस समय, बी में दोस्तों मुख्य द्वारे के साथ जो किलेबंद दीवारों से घिरे होते थे, सी में दोस्तों पत्थर की बाड़ लगाकर जो है नगर की घिरी हुआ होती थी, डी में दोस्तों साइयों और पुल से बना होता था। बताइए किससे घिरा हुआ होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरें होती थी दोस्तों वो किलाबंदी मुख्य द्वारों के साथ जो है किलेबंदी दीवारों के साथ जो है घिरा हुआ होता था, है ना। क्या सुरक्षा और बाढ़ से बचने के लिए, किससे दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि कोई लुटेरा उनको लूट ना सके, है ना, इसलिए किलाबंदी या फिर कोई बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए दोस्तों इस तरीके का किलाबंदी किया करते थे। तो सुरक्षा और बाढ़ से बचने के लिए शहरों को जो है ऊंची और जो विशाल सुरक्षा दीवारों किलाबंदी से घेरा जाता था। और दूसरा कारण ये भी है दोस्तों कि जो है क्योंकि जितनी भी सभ्यता विकसित थी वो कहीं ना कहीं किसी नदी के किनारे था, इसलिए दोस्तों बाढ़ से बचने के लिए भी, बाढ़ से बचने के लिए दोस्तों वो जो शहर को जो ऊंचा बनाया करते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि प्राचीन भारत में जो चंद्रहुद्रो मुख्य रूप से निम्नलिखित का केंद्र था, बताइए। चंद्रहुद्रो जो शहर है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किसके लिए फेमस था। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कृषि के लिए, बी में दोस्तों धातु के लिए, सी में दोस्तों मनका बनाने के लिए, डी में है दोस्तों कपड़ा बुनाई के लिए। तो अब बताइएगा फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो जो
प्राचीन सभ्य जो भारत में जो चंद्रचूड़ जो है दोस्तों मनका बनाने के लिए फेमस था। किसके लिए था दोस्तों? मनका बनाने के लिए क्या था? फेमस था, है ना? अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते व्याख्या को, है ना? चंद्रहुदरो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य औद्योगिक केंद्र था। चंद्रहुदरो जो शहर था दोस्तों वो मुख्य क्या था? औद्योगिक नगर था, है ना? वहां पे जो है मनका का निर्माण हुआ करता था, शंख की कटाई हुआ करती थी और मोहर मोहर बनाने का कारखाने मिले हैं। यहाँ से जो है सूक्ष्म ड्रिल और कीमती पत्थरों के जो है प्रमाण मिले हैं। अर्थात जो चंद्रहुदरो जो था दोस्तों वो औद्योगिक शहर था, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी के शहर की एक जो है विशेषता नहीं है? बताइए कौन सी जो है सिंधु घाटी शहर की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों समकोण पर प्रतिच्छेद करने वाली सड़कें क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता में? बी में है दोस्तों लोहे के औजार का जो है व्यापक प्रयोग। सी में है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन में दोस्तों लोहे के औजार का जो व्यापक प्रयोग होता था। सी में दोस्तों पकाई गई ईंटों से निर्माण होता था। डी में दोस्तों अत्याधुनिक निकासी प्रणाली। बताइए कौन सी विशेषता है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो दोस्तों सड़क जो है एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ये बात जो दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल सही है। सी में दोस्तों पकाई गई ईंटों का निर्माण, पकी हुई ईंटों से जो है दोस्तों निर्माण कार्य होता था, अर्थात मकान वगैरह बनाई जाती थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, है ना? और डी में दोस्तों जो अत्याधुनिक जो है निकासी प्रणाली थी, हाँ बिल्कुल सही है। जल निकासी की जो अच्छी व्यवस्था थी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लोहे के औजार का जो है व्यापार नहीं होता था, है ना? उस समय जो है दोस्तों लोहे का जो है उस समय खोज ही नहीं हुआ था, क्योंकि लोहे का जो खोज होता है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में होता है ना? जिसका नेक्स्ट है यहीं पे पढ़ लेते इसका व्याख्या कर रहा सिंधु घाटी सभ्यता एक जो है कांस्य युगीन सभ्यता था। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कैसी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग जो तांबे और टीन के साथ जो कांसा बनाना जानते थे, लेकिन वे लोहे से पूरी तरह जो है अपरिचित थे। वो लोह क्योंकि उस समय लोहे का खोज हुआ ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अन्नागार और व्यापार एवं जो है गोदीवाड़ा से संबंधित जो है स्थल देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से जो है अधिकथन ए के कथन के बाद जो कारण आर के कथन दिया गया है ना, ए और बी बताइएगा। अधिकथन है दोस्तों का हड़प्पा में जो गोलाकार ईंटों के जो है चबूतरे की पंक्तियों का प्रयोग धार्मिक समारोह समारोह के लिए किया जाता था। बताइएगा उसका कारण है दोस्तों कह रहा है इन चबूतरों पर जो गेहूं और जौ के जो है दाने पाए जाते हैं। अब समझिए अधिकथन में कह रहा हड़प्पा में जो गोलाकार जो है ईंटों के जो चबूतरे मिले हैं उन चबूतरों की पंक्तियां का जो प्रयोग धार्मिक समारोह के लिए करते थे। क्या जो चबूतरा बना होता था क्या उस समय जो धार्मिक समारोह का काम हुआ करता था चबूतरे पे? तो नहीं दोस्तों, उस समय जो है दोस्तों वो जो है गेहूं वगैरह का जो है कुटाई वगैरह किया करते थे। गेहूं धान का क्या करते थे? कुटाई वगैरह किया करते थे। जैसे ओसौनी हो गया और उसको जो है साफ करने की जिसको ढेकी बोलते हैं, ढेकी से जो कूटा जाता था, मतलब अनाज को जो है धान से अलग कर किया जाता था। तो उस तरीका का काम होता था बैठकर कहाँ? चबूतरे पर, है ना? तो ये जो अधिकथन है दोस्तों ये गलत है ना? जो चबूतरा था उस पर कोई धार्मिक काम नहीं होता था। बी में इन चबूतरों पर गेहूं और जौ के दाने पाए जाते हाँ। क्यों? क्योंकि चबूतरों पर जो है धान वगैरह गेहूं वगैरह का जो है चुनाई बिनाई हुआ करता था वहां पे, तो इसलिए उसका जो साक्ष्य मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ए जो कथन है दोस्तों गलत हो जाएगा। इसका कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो देखिए ए और बी दोनों सत्य है, ये गलत है, असत्य है, ये भी गलत, ये भी गलत। सी में देखिए ये और दोनों सत्य नहीं, ये भी गलत है। कह रहे ए असत्य है लेकिन आर क्या है दोस्तों? सत्य है। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा फटाफट से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते कह रहा है हड़प्पा में ध्यान से समझिएगा हड़प्पा में जो मिले जो गोलाकार चबूतरे का प्रयोग धार्मिक समारोह के लिए नहीं बल्कि अनाज की कुटाई या उसे साफ करने के लिए किया जाता था। क्योंकि क्योंकि जो है दोस्तों वहां गेहूं और जौ के जले हुए दाने मिले हैं। अतः कथन ए जो असत्य है और कारण बी जो क्या दोस्तों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों का यूरेशिया में जो है हड़प्पा वासी कौन सी फसल जो है उगाने वाले पहले थे? बताइए।
जो यूरोपीय महाद्वीप है दोस्तों, उसी के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता है, मतलब मेनली यही कहा गया कि हड़प्पा वासी जो है दोस्तों, किस फसल को उगाने में अग्रणी है। मतलब सबसे पहले जो है दोस्तों, कौन सा फसल का प्रयोग जो है उसका उपज करना शुरू किया था हड़प्पा वासियों ने। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों तंबाकू का, बी में दोस्तों मिर्च का, सी है दोस्तों जो आलू का, डी है दोस्तों कपास का। तो ये जो दो ऑप्शन में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो तीनों है जो दोस्तों, ये यूरोप महाद्वीप का, क्योंकि तंबाकू का प्रयोग जो पुर्तगालियों ने भारत में किया था, मिर्च का भी वही किया था, और आलू इसे यूरोप का है ना, पुर्तगाल से आया था भारत के अंदर, ये यूरोपीय महाद्वीप का हो गया। पूछा है यूरेशिया प्रायद्वीप, मतलब भारत जिसमें होना है, इसलिए तो लिखा गया यहाँ पे हड़प्पा वासी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कपास। जो हड़प्पा वासी जो थे दोस्तों, पूरी दुनिया में जो है सबसे पहले जो है कपास का उत्पादन करना सीखे थे, और पहली बार किए भी थे, है ना। कह रहा है हड़प्पा वासी जो दुनिया दुनिया में जो है कपास उगाने वाले पहले लोग थे, जो है कह रहा है यूनानियों ने इसे जो है सिंडन, क्या कहा है दोस्तों, सिंडन कहा है, जो सिंधु शब्द से निकला है। कह रहा है मेहरगढ़ से जो कपास के सबसे पुराने बीज मिले हैं, है ना। कहाँ से मिला है दोस्तों, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में, वहां से जो है कपास उगाने का जो है दोस्तों साक्ष्य मिला है, सबसे पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कालीबंगा के हड़प्पा स्थल पर कौन से महत्वपूर्ण कृषि संबंधी साक्ष्य खोजे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों जो है दोस्तों बाबरी युक्त जलाशय, बी में दोस्तों सीढ़ीदार जो है चावल के खेतों के अवशेष, सी में दोस्तों खेती में हल के क्रॉस निशान, डी में दोस्तों बीज भंडारण के लिए पत्थर के जो है भंडारों का प्रयोग। बताइएगा फटाफट से आंसर। तो कालीबंगा के अंदर दोस्तों जुते हुए खेत का प्रमाण मिला, अर्थात जो है खेत में जो है दोस्तों, अर्थात खेतों में जो है दोस्तों हल के क्रॉस का निशान मिला। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए जूते हुए खेतों का प्रमाण किस हड़प्पा शहर से मिला है। उसका राइट क्या हो जाता है आंसर दोस्तों, कालीबंगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, है ना। कालीबंगा जो राजस्थान में जो खुदाई से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जहां हल के निशान समकोण पर क्रॉस मिले हैं, या एक दो फसलों जैसे चना और सरसों की खेती का संकेत देता है ना। एक साथ दो खेती हुआ करता था, है ना, जिसको मिश्रित कृषि कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता में, है ना। पहला क्वेश्चन दोस्तों मीमांसा दर्शन शास्त्र वेदों के किस पहलू पर जो मुख्य रूप से जो है केंद्रित है। बताइएगा फटाफट से आंसर। जो मीमांसा जो है दर्शन शास्त्र है, वेद के किस पहलू पर जो है आधारित है। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों अनुष्ठान और धर्म पे है, बी में दोस्तों ध्यान और योग पे आधारित है, सी में दोस्तों तर्क और वाद विवाद पे है, सी में दोस्तों परमाणु सिद्धांत पे है। तो दोस्तों जो मीमांसा जो दर्शन शास्त्र है, वेदों के जो अनुष्ठान और धर्म पे आधारित है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुष्ठान और जो है दोस्तों धार्मिक। इसको थोड़ा सा कर ले। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, कर्म मीमांसा जो है दर्शन वेदों के जो कर्मकांड भाग पर विशेष बल देता है, और यह यज्ञ अनुष्ठान तथा धार्मिक कर्तव्यों की जो है व्याख्या करता है। कह रहा भारत में जो, इसको ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि महाभारत में मुख्य शब्द जो है जम्बू द्वीप किस वृक्ष से संबंधित है। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि भारत का अनेक नाम है दोस्तों, जैसे आर्यावर्त है, भारत है, हिंदुस्तान है ना, और हिंदुस्तान भी है, आर्यावर्त है, तो इस तरीके का नाम है। तो एक नाम वेदों में मिलता है, महाभारत में भी इसका जिक्र होता है कि जम्बू द्वीप किसे कहा जाता है। तो जम्बू द्वीप भी भारत का ही नाम होता है दोस्तों। तो आखिर जम्बू द्वीप जो है भारत का नाम कैसे पड़ा। तो दोस्तों एक वृक्ष के नाम पर भारत को जो जम्बूद्वीप कहा जाता है। तो बताइए जामुन का पेड़ कौन सा होता है, जम्बूद्वीप क्यों कहते हैं, किस पेड़ की अधिकता के कारण है। क्या वो बरगद पेड़ है, बी में अशोक, सी में दोस्तों नीम, डी में दोस्तों जामुन। तो राइट आंसर होगा जम्बूद्वीप। इसी से नाम से स्पष्ट हो रहा है, जम्बूद्वीप जो है दोस्तों जामुन के पेड़ से जो है दोस्तों यहाँ अधिकता थी भारत के अंदर, इसलिए इस देश का नाम जो जम्बूद्वीप भी पड़ा है। जम्बू का अर्थ होता है जामुन। भारत और महाभारत और जो पुराण होते हैं दोस्तों, महाभारत और पुराणों के अनुसार जो है यहाँ जामुन के वृक्षों की अधिकता थी, इसलिए इस क्षेत्र को जो जम्बूद्वीप भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह दार्शनिक अवधारणा की ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही देवी तत्व है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों। ए में समिति, बी में यज्ञ, सी में दोस्तों पुरंदर, डी में दोस्तों ब्रह्मा,
है ना? कहते हैं ब्रह्म एक है, ऐसा सुने होंगे। ब्रह्म क्या है दोस्तों? एक है, सब क्या है? ब्रह्मा है। तो यह जो दर्शन है, यह दर्शन जो है अवधारणा की ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही देवी तत्व है, वो क्या है दोस्तों? ब्रह्मा। कहते हैं ना, ऐसे हिंदू धर्म में ऐसे भी कहा गया कि भगवान 3 ही होते हैं, कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और इन तीनों में से जो है एक है, कौन है दोस्तों? ब्रह्मा, है ना? एक दूसरे के अंदर जो है दोस्तों ब्रह्म की भावना रखनी चाहिए, है ना? एक दूसरे को अंदर जो भगवान की भावना रखनी चाहिए। बोलते हैं लोग यह जो है दार्शनिक अवधारणा कि ब्रह्मांड में जो सब कुछ एक ही देव तत्व अर्थात परम सत्य है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। यज्ञ एक धार्मिक अनुष्ठान है। पुरंदर जो है दोस्तों इंद्र देवता को कहा जाता है। पुरंदर किस देवता को कहते हैं? इंद्र देवता को कहते हैं, है ना? यज्ञ का मतलब होता है दोस्तों धार्मिक अनुष्ठान करना। और जो समिति है दोस्तों, वैदिक सभ्यता की एक जो है सभा, जनसभा थी, है ना? सभा, समिति और विद्वत, 3 तरह का जो है वैदिक काल में जो सभा हुआ करती थी। सभा, समिति और विद्वत, वही है समिति ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत नाम सबसे पहले किस भारतीय ग्रंथ में आता है? बताइए। भारत शब्द जो है दोस्तों, जो है सबसे पहले किस ग्रंथ में कहा गया भारत को भारत? ऑप्शन नंबर ए में रामायण में, बी में दोस्तों ऋग्वेद में, सी में दोस्तों मेघदूत में, डी में दोस्तों महाभारत में। बताइएगा फटाफट से राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले जो भारत को जो है दोस्तों, भारत को जो है भारत सबसे पहले ऋग्वेद में कहा गया। किस वेद में कहा गया? ऋग्वेद में कहा गया। बताइएगा आप लोग दोस्तों, रामायण को किसने लिखा है? तो महर्षि वेद व्यास ने लिखा है ना? और ऋग्वेद जो वेद लिखे गए दोस्तों पुरुष हैं, अर्थात किसी पुरुष ने नहीं लिखा ऐसा माना जाता है, ये गॉड गिफ्टेड है ना? मेघदूतम कालिदास की पुस्तक है मेघदूतम। और महाभारत को किसने लिखा है दोस्तों? बताइएगा फटाफट से। महाभारत को किसने महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। भारत अर्थात भरत नाम का जो सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है ना? भारत नाम का जो प्रयोग जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के जो है किस मंडल में दोस्तों? 7वें मंडल में। 7वें मंडल में जो है 10 राजाओं का युद्ध अर्थात जिसको कहते हैं दोस्तों दशराज का युद्ध कहते हैं, जिसमें भरत कबीले के राजा जो है सुदास की विजय हुई थी। इसी कबीले के नाम पर आगे चलकर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ जाता है दोस्तों? भारत पड़ जाता है। यही है जो दोस्तों भारत का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषद में जो है आत्मा शब्द का तात्पर्य किससे है? आत्मा किससे कहा गया है उपनिषद में? ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों अनुष्ठानिक अग्नि को, बी में दोस्तों पवित्र मंत्र को, सी में दोस्तों सर्वोच्च देवता को, डी में दोस्तों आंतरिक स्व या सोल। मतलब जो है उपनिषद में आत्मा किसको कहा गया है? तो आत्मा उपनिषद के अंदर जो आत्मा जो है स्व आंतरिक आंतरिक स्व मतलब खुद को जो है दोस्तों सेल्फ को जो है दोस्तों क्या कहा गया है? इसको आत्मा कहा गया है। क्या उपनिषदों के अनुसार जो है आत्मा व्यक्ति का जो आंतरिक स्वरूप या सोल है, जो अमर और जो अनिवासी जो अमर और क्या है दोस्तों अविनाशी है ना? उपनिषदों का जो है मुख्य दर्शन यह है कि आत्मा व्यक्तिगत आत्मा और जो ब्राह्मण जिसको बोलते हैं ब्रह्मांडीय परम सत्य अंततः एक ही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वेद में जो अधिकांशता से ऋग्वेद के लिए भजन है? बताइए क्या है? किस वेद में जो है अधिकांश ऋग्वेद के लिए एक भजन है, जहाँ गायन के लिए व्यक्तियों। एक मिनट। तो दोस्तों बताइएगा ऑप्शन नंबर ए में सामवेद, बी में यजुर्वेद। मतलब इसका मतलब यही है क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद से जो कौन सा जो है जो गायन के लिए जो भजन लिया गया है वो किस वेद के अंदर उसको संकलित किया गया है? तो दोस्तों उसका नाम है सामवेद। सामवेद के अंदर जो है संगीत की चर्चा होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल एक ही क्या है दोस्तों? सही है ना? सामवेद को जो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें जो है कुल 1875 ऋचिकाएं हैं, जिनमें से जो है अधिकांशतः ऋग्वेद से ली गई है। इनमें से मंत्रों को जो विशेष रूप से जो है गायन के लिए व्यवस्थित किया गया है। यजुर्वेद में जो है यज्ञों के दौरान पालन किए जाने वाला क्रमबद्ध कर्मकांड का जो क्या किया गया है दोस्तों? संकलन। नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, कह रहा प्राचीन भारत में आयोजित जो सम्मेलनों के सारांश को क्या कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों गण कहा गया है, बी में है वेद कहा गया है, सी में है दोस्तों एक में। तो दोस्तों बताइए ऑप्शन नंबर ए में गण, वेद है, पुराण है और संहिता। तो दोस्तों प्राचीन भारत में जो है दोस्तों आयोजित जो है सम्मेलनों के जो सारांश को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको जो है संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संहिता कहा जाता है। संहिता का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों संग्रह या संकलन होता है, जो
प्राचीन सम्मेलन या फिर चर्चाओं के जो है व्यवस्थित सारांश को दर्शाता है ना। कह रहा है वेदों के जो है मंत्र भाग को जो है क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। पुराण ऐतिहासिक धार्मिक और जो पौराणिक कथाओं का जो है विस्तृत संग्रह होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर को ऋग जो वेद है दोस्तों उसमें कितने मंडल है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में 10 है, बी में है दोस्तों 12 है, सी में दोस्तों 9 है और डी में है जो दोस्तों 11 है। तो ऋग्वेद के अंदर जो है दोस्तों टोटल 10 मंडल है। कितने मंडल है दोस्तों, 10 मंडल में, है ना। कर ऋग्वेद में दोस्तों टोटल कितने मंडल है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, लगभग एक एकादश सैकड़ा हजार 10,000 लगभग 10,580 जो है ऋचिकाएं शामिल, जिसमें जो मंडल 2 और 7 जो सबसे पुराना मंडल माना जाता है। दूसरा मंडल और जो 7वां मंडल होता है दोस्तों सबसे पुराना मंडल माना जाता है, जबकि जो है पहला मंडल और जो 10वां मंडल जो होता है दोस्तों इसको बहुत ही बाद में जोड़ा जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए ऋग्वेद में जो टोटल कितने मंत्र है, तो ऋग्वेद के अंदर जो कितने मंडल है, तो आंसर होगा 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त है। लगभग कितनी ऋचिकाएं हैं, तो जो है दोस्तों 10,580 ऋचिकाएं हैं। अगर पूछे ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है जिसको बाद में जोड़ा गया, तो पहला मंडल और जो 10वां मंडल होता है दोस्तों वो ऋग्वेद को में जो है बाद में जोड़ा गया। और जो दूसरा मंडल और जो 7वां मंडल होता है दोस्तों ऋग्वेद का जो सबसे पुराना माना जाता है ना। नेक्स्ट है दोस्तों प्राचीन भारतीय जो साहित्य के संदर्भ में जो है ऋग्वेद का सर्वोच्च जो है सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया गया। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों उपनिषदों का संकलन, बी में दोस्तों शास्त्रीय संगीत का एक संग्रह, सी में दोस्तों शाही इतिहास का संग्रह, डी में दोस्तों विभिन्न युगों के भजनों का संग्रह। बताइए प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में ऋग्वेद का जो सर्वोच्च वर्णन किस प्रकार से किया गया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो प्राचीन जो साहित्य है दोस्तों ऋग्वेद है उसमें जो है दोस्तों विभिन्न युगों के भजनों का क्या है दोस्तों संग्रह है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऋचिकाएं हैं, है ना। ऋग्वेद का जो है ऋग्वेद को जो है प्राचीन भारतीय साहित्य का जो है दोस्तों आधार स्तंभ माना जाता है और इसे जो है विभिन्न युगों के भजनों का जो है संग्रह माना जाता है, क्योंकि इसकी रचना कई शताब्दियों में विभिन्न विभिन्न जो है ऋषियों द्वारा की गई थी। इसमें 10 जो 28 सूक्त हैं जो प्रकृति के विभिन्न रूपों देवताओं की स्तुति करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, ऋग्वेद में जो भजनों के संग्रह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया बताइएगा फटाफट से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है गायत्री, बी में दोस्तों पुराण, सी में दोस्तों सूक्त, डी में दोस्तों सूत्र। तो जो ऋग्वेद में जो संग्रह भजन है दोस्तों उसको क्या कहा गया, तो ऋग्वेद के अंदर जो भजन है दोस्तों उसको कहा जाता है दोस्तों क्या कहा गया जाता है, उसको सूक्त कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, सूक्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में जो है दोस्तों ऋग्वेद में जो भजनों के संग्रह को सूक्त कहा जाता है, जिसका अर्थ अच्छी तरह से बोला गया है। पूरे ऋग्वेद में जो 1028 सूक्त है जो अग्नि इंद्र वरुण आदि देवताओं की स्थिति में जो ऋषियों द्वारा जो है रचित मंत्रों का क्या है दोस्तों समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस वेद में जो है मुख्य रूप से जो अनुष्ठान सूत्र और बलिदान करने की जो विस्तृत जो प्रक्रियाएं शामिल, बताइए किस वेद के अंदर जो है ये अनुष्ठान सूत्र और जो बलिदान करने की जो है विस्तृत प्रतिक्रियाएं दी गई है। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों सामवेद में, बी में दोस्तों यजुर्वेद में, सी में दोस्तों अथर्ववेद में, डी में दोस्तों ऋग्वेद में। ऋग्वेद को दोस्तों सबसे पुराना वेद कहा जाता है, सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है ऋग्वेद को। इसमें जो बहुत ज्यादा क्या है ऋचिकाएं है ना, लगभग 1028 ऋचिकाएं है ना। अब बी में दोस्तों अथर्ववेद, तो अथर्ववेद के अंदर ही दोस्तों जादू टोना वशीकरण का जिक्र मिलता है। और जो सामवेद है दोस्तों इसके अंदर जो संगीत की चर्चा हो। जो अथर्ववेद है दोस्तों कौन सा वेद दोस्तों, अथर्ववेद है, इसी के अंदर जो दोस्तों अथर्ववेद नहीं जो यजुर्वेद है दोस्तों इसी में यज्ञ की चर्चा और युद्ध की चर्चा है यजुर्वेद के अंदर। यही पूछा था अनुष्ठान मतलब यज्ञ करना और बलिदान की मतलब युद्ध और यज्ञ की चर्चा है ना। यजुर्वेद में जो है मुख्य रूप से जो यज्ञ और बलिदान और अनुष्ठान सूत्रों का संग्रह है। सामवेद जो है गायन आधारित ग्रंथों पर केंद्रित है। ऋग्वेद भक्ति भजनों का तथा अथर्ववेद जादू टोना और चिकित्सा पर केंद्रित है। कौन सा वेद दोस्तों, अथर्ववेद। अगर पूछे संगीत से संबंधित है तो सामवेद। बताए पूछेगा गायत्री मंत्र जो किस वेद में लिखा गया तो वो ऋग्वेद का है दोस्तों, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या ऋग वैदिक समाज से संबंधित अब क्वेश्चन रहेगा। 15 क्वेश्चन और रहा है, 10 क्वेश्चन होगा, है ना। क्या ऋग्वेद एक जो संगठित समाज की ओर इशारा करता है, वहाँ किस प्रकार का जो विवाह होता था, बताएगा फटाफट से कि जो ऋग्वेद में जो दोस्तों किस तरह का जो है शादी विवाह होता था, है ना। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों केवल एक विवाह प्रथा का ही प्रचलन था, क्या ऋग्वेद में केवल एक प्रथा विवाह ही होता था। बी में दोस्तों केवल बहु विवाह का ही प्रचलन था। सी में दोस्तों एक विवाह और बहु विवाह दोनों का जो समान रूप से प्रचलन था। डी में है दोस्तों एक विवाह समान नियम था, लेकिन कुछ राजकुमारों ने जो है बहु प्रथा किया था। हाँ दोस्तों, ऋग्वैदिक जो समाज था उसमें ऐसा नहीं था कि जो है एक विवाह प्रथा प्रचलित था, ये भी पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हैं। और बहु प्रथा भी उस समय नहीं था। एक विवाह और जो बहु प्रथा दोनों का समान रूप से वितरण, ऐसा ये भी नहीं था। जो ऋग्वैदिक जो समाज था दोस्तों, उस समय जो है दोस्तों, जो छोटे तबके के जो लोग होते थे, जो कह सकते हैं जो सामान्य लोग होते थे दोस्तों, वो एक विवाह प्रथा का जो चलन था। लेकिन जो कुछ राजकुमार जो राजे टाइप के जो लोग हुआ करते थे दोस्तों, वो कई पत्नियां रखते थे, अर्थात मतलब वो जो है दोस्तों कई विवाह करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जैसे आप रामायण ही देखे होंगे तो दोस्तों रामायण में भी तो यही होता है कि सब लोग तो एक ही शादी करते हैं, और लेकिन जो राम जी के जो पिता होते हैं दोस्तों राजा दशरथ, उनकी 3 पत्नियां थी, है ना। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। कर ऋग्वैदिक जो समाज था दोस्तों, जो ऋग्वेद का जो समाज था वो कैसी सत्तात्मक थी, वो पितृ सत्तात्मक थी। अर्थात ऋग्वेद में जो है दोस्तों पिता का जो है वर्चस्व ज्यादा था और माता का उतना था नहीं, है ना। या जहाँ विवाह का एक जो पवित्र जो है जो संस्था थी, का मुख्य रूप से जो है एक विवाह प्रथा प्रचलित थी, जबकि कुलीन वर्ग में जो बड़े बड़े जो लोग थे वहां पे बहु विवाह भी देखा जाता है, मतलब बहु विवाहवाद भी देखा जाता है। बाल विवाह व सती प्रथा का जो है उस समय नहीं थी, है ना। मतलब जो ऋग्वैदिक समाज था उसमें भले ही बहु प्रथा था, बहु विवाह प्रथा था कुलीन वर्ग में, लेकिन बाल विवाह उस समय नहीं हुआ करता था और ना ही सती प्रथा का कोई साक्ष्य है ना। तो ऐसा नहीं था ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जो है जन शब्द मुख्य रूप से जो निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त होता था। तो ऋग्वेद में बताइएगा दोस्तों कि जन किसके लिए प्रयुक्त होता था। ऑप्शन नंबर ए में बड़ा राज्य या जो है साम्राज्य। बी में दोस्तों जनजाति या जो संबंधित परिवारों का समूह। सी में दोस्तों ग्रामीण यूनिट को कहा जाता था। डी में दोस्तों व्यवसायिक गिल्ड को कहा जाता था। बताइएगा फटाफट से राइट आंसर इसका क्या होगा। तो जो है दोस्तों जन जो है दोस्तों किसको कहा जाता था, ऋग्वेद में जो जन शब्द का प्रयोग जो है कबीलाई या फिर जिसको बोलते हैं जनजाति के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में जो जन शब्द का उल्लेख जो लगभग 275 बार हुआ है, यह उस समय की जो सबसे बड़ी सामाजिक राजनीतिक इकाई थी जिसका जो नेतृत्व राजन करता था। अर्थात जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। जनजाति या फिर संबंधित परिवारों के समूह को क्या कहा जाता था, मतलब जो छोटे छोटे कबीले तरह के जो लोग होते थे उन सबको क्या कहा जाता था दोस्तों, जन कहा जाता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो सोम देवता को समर्पित है, बताइएगा फटाफट से राइट आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों 7वां मंडल। बी में 9वां मंडल। सी में दोस्तों 11वां मंडल। डी में दोस्तों 13वां मंडल। आपको पता होगा ऋग्वेद में तो दोस्तों दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि 13 तो ऋग्वेद में उतना मंडल है ही नहीं, क्योंकि ऋग्वेद में केवल 10 ही मंडल है। तो 11 और जो 12 जो 13 जो ऑप्शन है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब आंसर बताना है कि बताइए 9वां मंडल होगा आंसर या फिर 7वां मंडल। तो जो 9वां मंडल है दोस्तों, 9वां मंडल या 7वां मंडल, कंफ्यूजन है दोस्तों। तो जो नंबर, हाँ तो बी होगा राइट आंसर। तो ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल, ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल है दोस्तों, उसमें सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता जो है दोस्तों किससे संबंधित है, तो वनस्पति के देवता कहलाते थे सोम देवता। वो किस मंडल में है दोस्तों, तो 9वां मंडल में सोम देवता का साक्ष्य मिलता है, वहीं पे उनका वर्णन मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछे गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किस मंत्र में, किस मंडल में दोस्तों, तो तीसरा मंडल में है गायत्री मंत्र की चर्चा है। अगर पूछे कि बताइए गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है दोस्तों, तो उसका राइट आंसर होगा वो भगवान सूर्य को जो है समर्पित है ना। तो किस मंडल में, तो तीसरे मंडल में है ना। तो यहाँ पे लिखा भी गया है ऋग्वेद का जो 9वां मंडल पूरी तरीके से सोम देवता, जो एक पवित्र पेड़ या फिर पेड़ का देवता है, इसको समर्पित है। इस मंडल को जो सोम मंडल भी कहा जाता है, और इसमें जो दोस्तों 114 सूक्त है ना। कर वैदिक समाज में निम्नलिखित में से किस वर्ण को जो व्यापार और व्यवसाय के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आपको पता होगा दोस्तों जो वैदिक काल था उस समय जो है समाज जो है दोस्तों
4 भागों में क्या था दोस्तों बटा हुआ था। पहले ऊपर वाले भाग में सबसे जो ऊपर होता था उसमें ब्राह्मण हुआ करता था, उसके बाद 2 नंबर में वैश्य हुआ करता था, बी नंबर में जो 2 नंबर में होता था वो क्षत्रिय था, सॉरी, और सी में जो था दोस्तों वैश्य था, और सबसे जो नीचे हुआ करता था वो शूद्र हुआ करता था। तो वही बताया गया था कि वैदिक समाज में निम्नलिखित वर्ण व्यवस्था व्यापार और व्यवसाय के लिए। तो जो आपको पता है ब्राह्मण का काम था दोस्तों शिक्षा बाँटना या फिर कर्मकांड करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, ये ब्राह्मणों का काम था। क्षत्रिय का काम था दोस्तों क्या करना, रक्षा करना, है ना? और सी में दोस्तों जो ब्राह्मण जो वैश्य हुआ करते थे दोस्तों, उसका काम था व्यवसाय करना, है ना? और जो शूद्र का काम क होता था दोस्तों, वो सेवा करना होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा फटाफट से, मैंने इसका आंसर बता दिया है। तो जो वैश्य का काम होता था व्यवसाय को देखने का, है ना? वैदिक समाज में जो है व्यापार और जो व्यवसाय का कार्य वैश्य वर्णन को सौंपा गया था। इस वर्ण पदानुक्रम में तीसरे स्थान पे आता था और समाज की जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार हुआ करता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन्हीं लोग कमाते थे, आज भी बिज़नेस में ज़्यादा पैसा होता है। क्वेश्चन नंबर ए है दोस्तों, कह रहा है वैदिक काल के दौरान जो समाज 4 वर्णों में संगठित नहीं, वो क्वेश्चन ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन-सा जो है जो कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, पहला कथन है वैदिक काल के दौरान समाज 4 वर्णों में संगठित था। क्या बात ये सही है? वैदिक काल के जो दौरान जो समाज क्या 4 वर्णों में 4 भागों में बटा हुआ था? सही बात है। बी नंबर में है दोस्तों, कह रहा प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 जो है चरण निर्धारण जो है जो चरण निर्धारण किए गए थे। हाँ, ये भी बात सही है। जो प्रारंभिक जो हिंदू दर्शन में जो जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए थे, है ना? तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना? तो इसको मैं मिटा देता हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा लीजिएगा। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा वैदिक काल में जो है दोस्तों, वैदिक काल में जो समाज जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभाजित था, है ना? जीवन के 4 चरणों को आश्रम अर्थात आश्रम व्यवस्था जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ जीवन, उसके बाद वानप्रस्थ जीवन और जो संन्यास कहा जाता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि ऋग्वैदिक समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दोस्तों सत्य है? बताइएगा फटाफट से कि ऋग्वैदिक समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, कर ऋग्वैदिक समाज जो मातृ सत्तात्मक थी। क्या ये बात सही है? अभी मैंने बताया था इससे पहले कि ऋग्वैदिक जो समाज था दोस्तों वो मातृ सत्तात्मक ही था, है ना? अच्छा, पहले पढ़ लेते उसके बाद बताते हैं आंसर। बी में है दोस्तों परिवार के मुखिया को जो है विस्पति कहा जाता था। क्या ये बात सही है? सी में दोस्तों अपाला, विश्व बारह और घोषा और जो लोपामुद्रा जो प्रमुख महिला कवियत्री थी। डी में दोस्तों बाल विवाह सती प्रथा जो है प्रचलित थी। तो दोस्तों ऋग्वैदिक समाज जो है बिल्कुल सही है कि ये कैसी थी, मातृ सत्तात्मक थी। परिवार के मुखिया को जो है विस्पति भी कहा जाता था। ये भी बात क्या है दोस्तों, मतलब कौन सा बात जो है सही है पूछा है। ओहो, तो इसको दोस्तों देखिए ऋग्वैदिक जो समाज था दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइएगा दोस्तों। जो ऋग्वैदिक जो समाज था दोस्तों वो पितृ सत्तात्मक था, अर्थात ये भी गलत हो जाएगा, है ना? परिवार के मुखिया को विस्पति कहा जाता नहीं दोस्तों, विस्पति नहीं कहा जाता था, परिवार के मुखिया को विस्पति नहीं कहते थे। कई गाँव को मिलाकर जो उसका प्रधान होता था उसको विस्पति कहा जाता, कई विश्व को मिलाकर, है ना? अपाला, विश्व बारह और घोषा और गोपा मुद्रा ये मुख्य महिलाएं कवित्री थी उस समय की, ये बात सही है। बाल विवाह और सती प्रथा का कोई प्रचलन नहीं थी वैदिक काल में, है ना? ऋग्वैदिक काल में समाज में, है ना? नेक्स्ट है दोस्तों, यही कहा गया है यहाँ पे पढ़िएगा, ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं को सम्मान और शिक्षा के अवसर प्राप्त थे। अपाला, घोषा और जो है लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं ने स्वयं ऋग्वेद के जो है सूक्तों की जो है रचना की है ना? तो दोस्तों आई होप मैंने पूरे अच्छे तरीके से दोस्तों 85 स्लाइड थे मेरे पास, लगभग कम से कम तो 40-50 क्वेश्चन मैंने ज़रूर कराया होगा। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, तो एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये इस वीडियो का जो है दोस्तों और भी इस तरह का वीडियो अगर चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप जो ये मैंने पढ़ाया इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, टेलीग्राम पे हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, ताकि जो है हमारी जो है
आने वाली वीडियो का जो नोटिफ़िकेशन मिल सके और हमारा व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है दोस्तों हमारे चैनल पे डाल दिया गया है। तब तक के लिए जो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार।